Hello friends, myself Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. Also, I have qualified CSIR NET JRF with All India rank 103. In the previous lecture, we have started the chapter carbohydrate and we have discussed about its basic, its overview in fact. कि ये कैसे बनता है प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस से और एनिमल्स में ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस से। इसके अलावा हमने बात की थी इसके क्या क्या इम्पोर्टेंट रोल्स हैं कार्बोहाइड्रेट के एज अ बायोमोलिक्यूल। इट्स एन मोस्ट अबेंडेंट मॉलिक्यूल दैट इज फाउंड इन द नेचर और इसके क्या इंपॉर्टेंट रोल्स थे वो सभी हमने डिटेल में, नॉट इन डिटेल बट हाँ, हमने एक ओवरव्यू ले लिया था क्या क्या इसके आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इसके मेटाबॉलिक रोल से। आज हम बात करेंगे इसकी केमिस्ट्री की और थोड़ा डिटेल हम शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि अब हम इसकी केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद इट्स केमिस्ट्री। देखिए, केमिस्ट्री का शब्द जहाँ भी आता है, जैसे भी आता है, सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में क्लिक करेगी वो है फंक्शनल ग्रुप। अब तक हमने प्रोटीन लिपिड्स कंप्लीट कर लिए हैं और इन दोनों ही बायोमोलिक्यूल में हमने बहुत सारे, जैसे कि प्रोटीन की अगर बात करें, प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमने डिस्कस किया था क्योंकि बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप इसके स्ट्रक्चर में आते हैं। अलग अलग अमाइनो एसिड्स, दे आर कैरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। लाइक अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक तो रहता ही रहता है, कॉमन फॉर ऑल द अमाइनो एसिड्स। इसके अलावा थायोल था, ईथर था, आपका अनदर कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है ग्लूटामेट में, जैसे कि फिनाइल ग्रुप होता है। तो देर इज अ लिस्ट इफ वी टॉक अबाउट द प्रोटीन particularly related to the functional group. While in case of lipids, there were only carboxylic acid and phosphoric acid, as lipids are made up of fatty acids and fatty acids are, अगर आप लोगों को याद हो, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी कि fatty acids are the hydrocarbon of carboxylic acid और फॉस्फोरिक एसिड भी इसके ट्राइएसाइल ग्लिसराइड में फॉस्फोरिक एसिड वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में। बात करें कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली द सिंपलेस्ट, एबंडेंट तो है ही है बट इट्स ऑल्सो वेरी सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल, क्योंकि इसके बारे में जैसा कि हमने बताया था इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है एंड ऑक्सीजन होता है ना। ये एक कॉमन सा बात है, मैंने आप लोगों के बारे में बताया था कि इसके स्ट्रक्चर में ये तीन चीज़ें तो रहेंगी ही रहेंगी। लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ तो फंक्शनल ग्रुप इसमें होता है कार्बोनाइल ग्रुप। ये होता है कार्बोनाइल ग्रुप व्हेन अ कार्बन अटैच्ड विद एन ऑक्सीजन वाया डबल बॉन्ड एंड विद टू अदर मोइटी वाया सिंगल बॉन्ड एंड दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनाइल ग्रुप। नाउ कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में इट कैन बी ऑफ टू टाइप, दिस कार्बोनाइल ग्रुप कैन बी ऑफ टू टाइप। वन इज इफ द सेम स्ट्रक्चर, अगर ये R' होता है तो ये कहलाता है एल्डिहाइड। दिस कार्बोनाइल इज नाउ कॉल्ड एज एल्डिहाइड। While if the same structure, the carbon bonded with oxygen and this, it can be any moiety, any chemical moiety, it can be a carbon but not hydrogen. Other than hydrogen, if it is like this, this kind of structure is present, the functional group is present in the carbohydrate, then this functional group is called as ketone, है ना, ketone and aldehyde. लेकिन combinedly they are called as carbonyl. ठीक है। Now on the basis of the presence of, अब ऐसा नहीं होगा कि सेम कार्बोहाइड्रेट में दोनों ही एट द सेम टाइम प्रेजेंट होगा। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसमें कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, कुछ एक होते हैं जिनमें कि कीटोन होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट जो है उसको हम सैकेराइड भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एज सैकेराइड। सैकेराइड एक ग्रीक शब्द से आया हुआ एक शब्द है। ठीक है। ग्रीक शब्द क्या था? सेकेरॉन, ये था ग्रीक शब्द।
ठीक है, इससे आया सेकेराइड, ठीक है, जिसका कि मतलब होता है स्वीट, अर्थ है इसका मीठा। ये इंग्लिश वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है। तो दे कैन ऑल्सो बी, कार्बोहाइड्रेट्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज सेकेराइड। नाउ जैसा कि अभी मैंने कार्बोनाइल के बारे में आपको बताया, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया, फंक्शनल ग्रुप मे बी एल्डिहाइड और मे बी कीटोन इज प्रेजेंट विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ एनी carbohydrate or sugar. Now, on that basis, if it is aldehyde, then the structure, then the carbohydrate or the saccharide can be classified as aldose. ठीक है, अगर इसमें और क्या था स्ट्रक्चर, ये था ना एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर, लेकिन अगर कीटोन है ना, अगर कीटोन है तो हमारा शुगर क्या कहलाने लगेगा, कीटोज। ठीक है, तो केमिकली the saccharide can be divided in two categories, that is aldose and ketose, on the basis of the functional group they contain in their structure. Now moving toward another important feature of carbohydrate. अब कुछ एक एग्जाम्पल और मैं आपको देना चाहूंगी एल्डोज एंड कीटोज के। जैसे कि एल्डोज है, ग्लिसरॉल्डिहाइड को ही अगर हम ले लें CH2OH, this is glyceraldehyde. Another example अगर हम बात करें सबसे सिंपलेस्ट जो कॉमन भी है, ग्लूकोज। ठीक है ना, ग्लूकोज भी एक एल्डोज ही होता है। ग्लूकोज इज ऑल्सो एन, मैंने कुछ गलत ड्रॉ तो नहीं किया है ना, नो, एब्सोल्युटली करेक्ट। या, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ, ये दो है एल्डोज। जैसा कि हम स्ट्रक्चर से ही देख सकते हैं कि बिकॉज दे आर कैरिंग दिस एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, है ना। बात करें कीटोज की, तो कीटोज में एक आता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, लाइक CH2OH, H2OH। ये हमारा क्या है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। जानने में थोड़ा, सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट ही है। इसके अलावा एक और fructose is also example of, is also a saccharide और monosaccharide कह लीजिए और शुगर कह लीजिए। ये भी हमारा किस कैटेगरी में आ रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि मैंने अभी बताया था। ये बनाएगा कीटोज, ठीक है ना, फ्रुक्टोज, कीटोज है ये भी, ये कीटोज के एग्जांपल है, ये एल्डोज के एग्जांपल। नाउ एक चीज आप सबको कॉमन देखने को मिलेगी इसमें कि हर एक स्ट्रक्चर में, जैसे कि अगर सिर्फ हम इसकी बात करें, ये सिंपलेस्ट जो एल्डोज है यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड, यहाँ पे ये जो कार्बन है ये वाला है, ये कायरल और एसिमेट्रिक कार्बन है। कैसे? क्योंकि इसके चारों जो वैलेंसी है, चारों ये बॉन्ड जो बना रहा है, अलग अलग बॉन्ड है, सब में अलग अलग। यहाँ पे CH2OH ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक सिंगल हाइड्रोजन है, और एक यहाँ पे कार्बोनाइल और एल्डिहाइड ग्रुप से जुड़ा हुआ है। दैट्स व्हाई दिस कार्बन ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन। Similarly, here in the structure of glucose, carbon number 1, 2, 3 and 4, और ये सारे ही
एक कायरल कार्बन, मतलब ये चार जो कार्बन है, दे आर एक्चुअली दे आर एक्चुअली प्रेजेंट एज अ कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन। बट बात करें अगर हम डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में दिस सेंटर कार्बन, दिस पुअर कार्बन इज नॉट एसिमेट्रिक। व्हाई? बिकॉज यहां भी CH2OH है, यहां भी CH2OH है, तो ये दो मोइटी तो वैसे ही सेम होगी, चारों वैलेंसीज की वैसे ही, मतलब कि नहीं, दे आर नॉट dissimilar, so it is not this is the only carbohydrate which do not carrying any chiral carbon। ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है इस तरह से क्वेश्चन की, which carbohydrate is not containing a chiral carbon or asymmetric carbon, तो आंसर इसका होगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। लेकिन यहां देखिए फ्रुक्टोज में भी आपको कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 3, 4 and 5, they all are except this carbon, ये सारे के सारे आपको कायरल कार्बन ही होते हैं। तो कायरल कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन मैं बोल रही हूँ, इसके पीछे इसका क्या इंपॉर्टेंस है ना? कुछ तो कुछ इंपॉर्टेंस होगा ही, जो स्पेशली इस स्ट्रक्चर में भी कार्बन को भी एक विशेष एक तुलना दी गई है, मतलब इसको ये भी एक नाम दिया गया कि एसिमेट्रिक कार्बन है, एसिमेट्रिक कार्बन है। कुछ ना कुछ इसके पीछे भी जरूर रहस्य होगा। वो रहस्य है ऑप्टिकल एक्टिविटी। Those compound that carrying the carbon which is asymmetric in nature, that मतलब उनके चारों वैलेंसी अलग अलग मोइटी अगर जुड़े हुए हैं, तो वो उस तरह के कंपाउंड जिनमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है, वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब दे कैन रोटेट द पोलराइज्ड लाइट। थोड़ा सा चीजें यहाँ मैं और क्लियर करूंगी आपको, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, पोलराइज्ड लाइट क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इन चीजों के डिटेल में, ठीक है। अब पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, देखिए हम कोई भी लाइट सोर्स से, सपोज कीजिए एक मैंने एक लैंप यहाँ पे ब्लो किया, ठीक है, इट विल इमिट लाइट and it will emit light in all the direction, है ना, all the direction में the light will get emitted. This kind of light is called as unpolarized light. लेकिन क्या होगा अगर मैं यहाँ पे एक फिल्टर लगा दूं, जो कि फिल्टर भी इस तरह से कि वो एक ही, मतलब कि लाइट को कुछ इस तरह से पास करे कि वो एक ही प्लेन में आगे, इसके बाद एक ही प्लेन में मूव करे। तो यहां से लाइट आ रही होगी, लेकिन आगे क्या होगा कि अब जो लाइट आएगी ना, इट विल मूव इन अ सिंगल प्लेन, लाइक इन दिस प्लेन ओनली, ठीक है। अब वो सब तरफ नहीं जा रही है, केवल इस फिल्टर की वजह से, दिस पोलराइजिंग फिल्टर की वजह से, now the light will start to move in a single plane, and if this light will be passed through a container that carrying such compound that possess a chiral carbon or asymmetric carbon, तो ये लाइट इस तरह से मूव कर रही होगी और ये कायरल कार्बन इसमें पाया जा रहा है, कंपाउंड पाया जा रहा है, तो लाइट क्या करेगी, वो कोशिश तो करेगी कि एज इट इज ही पास कर जाए, लेकिन जैसे ही वो टकराएगी इन एक्टिव कंपाउंड से, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से, उसका धीरे धीरे क्या होगा, रोटेट करने लगेगी। रोटेट करके वो जिस एंगल पे एंटर हुई थी, जिस प्लेन में वो एंटर हुई थी, उस प्लेन के बजाय वो धीरे धीरे रोटेट करना शुरू करेगी, और रोटेट करते करते जब वो एमिट बाहर निकलेगी ये लाइट, तो उसका कुछ पाथ अलग ही होगा। इसलिए उस पाथ को एनालाइज करने के लिए, या कह लीजिए हम अपने इन कंपाउंड की क्या इन्होंने ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करी है, यहाँ पे हम लगाते हैं एक एनालाइजर। एनालाइजर को भी कुछ, अब अगर एनालाइजर का डायरेक्शन इस तरह से है, या मान लीजिए चलिए ऐसा भी था, अगर वो सेम एज फिल्टर था,
देन व्हाट वी, क्या ये जो अभी लास्ट अगर ये पाथ था हमारी लाइट का टकराने के बाद, तो क्या वो इसके थ्रू पास हो पाएगी? नहीं हो पाएगी. इन दैट केस वी हैव टू शिफ्ट और मूव दिस एनालाइजर स्लाइटली टूवर्ड्स लेफ्ट और राइट, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई कहाँ किस तरह से लाइट इसमें के थ्रू एमिट हो. तो वी हैव टू शिफ्ट इट वाया सम डिग्री टूवर्ड्स राइट और इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो नाउ जो भी एनालाइजर के थ्रू हमें जो भी जितना भी शिफ्ट हुआ है, ये वाला पाथ, ये रोटेशन, जिसको कि अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज कॉल्ड एज ऑब्जर्व्ड रोटेशन. ऑब्जर्व्ड रोटेशन अगर हमें इस तरफ मूव करना पड़े क्लॉकवाइज में, देन दिस काइंड ऑफ क्लॉकवाइज रोटेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव साइन, और कह लीजिए क्लॉकवाइज होता है ये. और इस तरह के रोटेशन को क्या नाम दिया गया? फाइनली नाम दिया गया क्लॉकवाइज और पॉजिटिव को डेक्स्ट्रो रोटेटरी. ऐसे कंपाउंड को कहा गया है डेक्स्ट्रो रोटेटरी. और सेम कंपाउंड, ऐसा नहीं है कि कंपाउंड कैन ओनली बी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, कि वो क्लॉकवाइज में ही करें. हो सकता है ये पाथ आती और इस सॉल्यूशन इस कैनाल में कुछ इस मॉलिक्यूल उस लाइट को टुवर्ड्स इस लेफ्ट टुवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी अगर रोटेट करते तो एंगल जो जाता कुछ इस तरह से जाता, एंड दिस नाउ विल बिकम नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज होता. इस उस कंडीशन में हम कहते लीवो रोटेटरी कंपाउंड, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हुआ है, नेगेटिव हुआ है. तो यहाँ डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी दो नाम दिए जाते हैं एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डी एंड एल. सेम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जो जिसमें कि एसिमेट्रिक कार्बन है, वो इस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकता है टुवर्ड क्लॉकवाइज और पॉजिटिव दिशा में या फिर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में. उसके बेसिस पे इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी कहा जाता है. और ये आपस में ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कहलाते हैं, एंड कंबाइनली दे आर कॉल्ड एज एनेंशियोमर. ठीक है. तो कायरल कार्बन होने का संदर्भ यही है. कायरल कार्बन होने की क्या विशेषता है? The compound that containing this chiral carbon are optically active, and they form enantiomers which can be dextro-rotatory or levo-rotatory. So this is the major जो रहस्य था, मैं बता रही थी कि क्या वजह है कि छोटे से कार्बन को भी अलग से एक सेम स्ट्रक्चर में नाम दिया गया कि भाई ये एसिमेट्रिक कार्बन है या कायरल कार्बन है. तो वो क्यों है, उसकी क्या विशेषता है? ये विशेषता है कि जिस भी कंपाउंड में कायरल कार्बन होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा. दे कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट ईदर इन लेफ्ट और ईदर इन क्लॉकवाइज और इन लेफ्ट राइट बार बार आ रहा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. फाइन. So this is about the optical activity in enantiomer and dextro-levo-rotatory compound. Next, अब देखिए बहुत ये 200 साल पुरानी बात है कि इस तरह से मॉलिक्यूल की स्टडी स्टार्ट हुई थी. उनका 3D स्ट्रक्चर भी एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा देख लिया गया था. लेकिन अब इसको डॉक्यूमेंटेड कैसे किया जाए, मतलब हम इसको पढ़ने के लिए किताब में कैसे लाएं, ये बड़ी ही समस्या बनी हुई थी उस टाइम साइंटिस्ट के लिए. तो क्या हुआ कि 1891 में सर एमिल फिशर आए सामने कि भाई टेंशन नहीं, मतलब मैं करता हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व. उन्होंने क्या किया, वो सिंपल सा जो भी स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर में बना था, उन्होंने कहा कि मैं इसको ना इस 3D स्ट्रक्चर को 2D में कन्वर्ट करके इसका एक 2D फॉर्मूला कुछ इस तरह का या स्ट्रक्चर में दूंगा, जिसको कि शर्त रखी कि भाई इसको मैं नाम दूंगा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला. मतलब अपने नाम पे उन्होंने कहा कि मैं अपने नाम पे इस फॉर्मूला को या जो भी स्ट्रक्चर में दे रहा हूँ उसको अपने नाम पे मैं रखूंगा. कोई दिक्कत ही नहीं थी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही, वो इंपॉर्टेंट है, नाम कुछ भी दे दो भाई. तो इस तरह से इजाद हुआ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला. फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कुछ भी नहीं है,
अभी मैंने बड़ा ही सुंदर सा जैसे कुछ एक स्ट्रक्चर बनाए थे, चलिए ग्लिसरॉल्डिहाइड का ही ले लेते हैं, CHO, हाँ 2OH एंड OH, ये अपना कायरल कार्बन था। ऑप्टिकल एक्टिविटी वगैरह वो सब मैंने बता दिया आप लोगों को। हाँ, तो देखने में ये क्या लग रहा है कि इस बॉन्ड और इस बॉन्ड में क्या एंगल आना चाहिए, आइडियली 90 डिग्री सा देखने में लग रहा है। और इसको मैं चलिए सिंपल और मैं यू प्लस की तरह भी शो कर सकती हूँ। देखने अगर ये मान लीजिए ये CHO है, ये OH है, ये H है और नीचे अपना ये CH2H बड़ा है, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देती हूँ। देखने में लग रहा होगा ना कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता होगा, बट एक्चुअल नहीं, ये 90 डिग्री नहीं बनता है। दिस इज नॉट 90 डिग्री। यही तो खेल था, इतनी बड़ी समस्या क्यों बनी हुई थी? इतना इजी होता तो कोई भी नहीं उठ के बता देता। समस्या यही थी कि ये इस तरह से नहीं है। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में दो चीजों का ध्यान रखा जाता है। प्रोजेक्शन फॉर्मूला में दो चीजों का बड़ा ध्यान रखा जाता है। सिंपल सी लाइन को बहुत तवज्जो दी गई है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को कहा गया कि दे आर लाइक मूविंग आउट ऑफ द प्लेन, मतलब कि इट्स लाइक, मतलब कैसे समझो, दे आर एक्चुअली मूविंग आउट। ये दो जो वो है मोइटी, दे आर मूविंग आउट एंड द वर्टिकल आउट एंड द वर्टिकल जो लाइन है, वर्टिकल लाइन इज मूविंग इनवर्ड, मतलब ये जो लाइन है वो अंदर की तरफ जा रही है, अंदर। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है, यू नो, पैरा डाउन अगर, हाँ, तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा होता है, ठीक। तो ये आप कुछ इस तरह से देख लीजिए कि ये दो हाथ हैं बंदे के, वो आप, वी आर हगिंग ईच अदर, देन ये जो बॉन्ड्स हैं जो ऐसे हाथ देखने में बाहर की तरफ आते हैं, ठीक है। और ये जो वर्टिकल लाइन है वो पीछे की तरफ जा रही है, मतलब कि तो इस पेपर के अंदर की तरफ जा रही है, आपकी किताब में पेपर के अंदर की तरफ जा रही होती है। तो ये 90 डिग्री इसलिए नहीं बनता है। 90 डिग्री कभी गलती से अगर मतलब कि टिक मत कर दीजिएगा, एग्जाम्पल में एग्जाम वगैरह में आ जाए इस तरह का कोई क्वेश्चन कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में ये एंगल बताइए कितने का बनता है, 90 भी हो सकता है, नन ऑफ द अबव भी हो सकता है, तो कंफ्यूजन में आके मतलब रिजल्ट में आके 90 डिग्री मत उसको टिक कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा खाम खाम, ठीक है ना। तो अब इस स्ट्रक्चर को ही उन्होंने कहा कि भाई ये तो मैं सिंपल एक तरीका था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का भी। अब और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो हॉरिजॉन्टल मोइटीज हैं जो स्पाइरल कार्बन से जुड़े हुए हैं उनको तो मैं वेज, ये इस तरह का एक वेज के थ्रू रिप्रेजेंट करूंगा, सो दैट ये आप लोगों को समझ में आए कि हाँ दे आर मूविंग आउट, OH, लेकिन जो वर्टिकल लाइन से जो बॉन्डेड है लाइक उनको मैं डैश के थ्रू CH डैश के थ्रू मैं रिप्रेजेंट करूंगा CH2OH। ये मान लो कि ये अंदर जा रहे हैं और ये बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कुछ नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन को उनका आउटवर्ड्स है, वर्टिकल लाइन को का इनवर्ड्स है, बट किसके रिस्पेक्ट में, कायरल कार्बन के रिस्पेक्ट में। और फर्दर उन्होंने कहा कि भाई और सिंप्लीफाई करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं वेज से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और वर्टिकल लाइन को मैं डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो दिस इज अबाउट द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया, जो कि नहीं है, जल्दबाजी में अपने एग्जाम में क्लिक मत कर देना। जून में भी एग्जाम होने वाला है नेट का, हो सकता है इससे भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो ये हमने फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी इसमें कवर कर लिया है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। अभी हमने क्या देखा था, एल्डोज कीटोज का देखा था, दैट इज रिलेटेड टू एवरी class of carbohydrate that can be monosaccharide, disaccharide, polysaccharide, oligosacharide, वो सबके लिए है कॉमन, ठीक है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ जो आपका कह लीजिए यूनिट स्ट्रक्चर, मतलब नॉट एक्चुअली द यूनिट स्ट्रक्चर कि कितनी शुगर्स पाई जा रही है, काउंटिंग के बेसिस पे क्लासिफिकेशन में दो तरीके हैं इसके। एक तो केमिकल वाला जिसमें कि कार्बोनाइल ग्रुप था, एल्डोज और कीटोज बना रहे थे,
दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग ऑफ शुगर. It can be of monosaccharide, disaccharide, oligo. एक्चुअली डाई भी इस ओलिगो में ही आता है, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड. ठीक है, अब हम इस वाले क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ेंगे. ये हमने कवर कर लिया. ये हम आगे बढ़ने वाले हैं, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में स्टार्ट करेंगे. अगर मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन. और कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ ज़रूर बताएं, सो दैट मैं उस तरह से आप लोगों के साथ ये टॉपिक, जो भी टॉपिक मैं वीडियो बना रही हूँ, वो डिस्कस कर पाऊँ. ओके, मिलते हैं आगे के चैप्टर्स के, आगे के मतलब कि टॉपिक के साथ में. एंड टिल देन, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय.